नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम इतिहास की क्लास में हड़प्पा सभ्यता नामक चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज हम 8-9 दिन से ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। आज हड़प्पा सभ्यता का ये आखिरी चैप्टर है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे सैंधव लिपि। सैंधव लिपि से पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता की मेंढ मूर्तियाँ, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें और हड़प्पा सभ्यता के जो मैंने बताया था इससे पहले लिपि भी मैंने बता ही दी है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियाँ हो गई थी, इससे पहले मोहरें हो गई थी, लिपि हो गया था, मृदभांड हो गया था, ठीक है। तो सैंधव लिपि के बारे में एक बार हम और देख लेते हैं। 1865 ईस्वी में कनिंघम जी ने सर्वप्रथम सैंधव लिपि के साक्ष्य प्राप्त किए हैं, जिसे हमने बुस्ट्रोफेदन या गोमुद्रिका लिपि कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहते हैं? बुस्ट्रोफेदन या फिर गोमुद्रिका लिपि, ठीक है। यहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता से 400 ऐसे चित्र मिले हैं या फिर अक्षर मिले हैं या फिर चिन्ह मिले हैं इन लिपियों के, ठीक है। इन लिपियों के कितने? 400 अक्षर, शब्द या चिन्ह मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि ये लिपि वर्णात्मक ना होकर, ये मतलब पहचान में तो आ नहीं रही है, तो ये हमने अपने भाव के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से हमने इसे कहा कि ये भावचित्रात्मक लिपि है, ठीक है। सैंधव लिपि दाहिने तरफ से हमेशा दाहिने तरफ से बाएं तरफ और फिर बाएं तरफ से दाहिने तरफ लिखी जाती है। किसी ने आपसे अगर पूछा कि ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, पहली बात तो उसका नाम क्या है? उसका नाम बुस्ट्रोफेदन है या फिर गोमुद्रिका लिपि है। और ये लिखने का तरीका होता है दाहिने साइड से बाएं साइड और फिर बाएं साइड से दाहिने साइड, ठीक है। चिन्ह तो मैंने बता दिया है। ये देखो ऐसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऐसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ऐसे चिन्ह, ये चिन्ह जो है सैंधव लिपि के चिन्ह हैं, ठीक है। सैंधव अक्षरों के चिन्ह हैं, सैंधव लिपि के चित्र हैं, ठीक है। तो ऐसे बने हुए हैं, मछली बनी हुई है, यू बना हुआ है, जो कुछ समझ में आ रहा है। तो सैंधव लिपि में अंग्रेजी के अक्षर यू और मछली का सर्वाधिक अंकन है, मतलब सर्वाधिक उसके चित्र बने हुए हैं उसमें। सैंधव लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का दावा L.A. वाडेल ने किया था। L.A. वाडे जी ने इसे संस्कृत से जोड़ के पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं प्राप्त हुई। तो ये था हमारा सैंधव लिपि। अब हम आगे जो पढ़ेंगे सैंधव कालीन माप बाट। सैंधव काल में जो तोलने के लिए जो बाट हुआ करता था या फिर मापने के लिए जो बाट हुआ करता था, वो कैसा हुआ करता था, ठीक है। तो इसे मिटा रहे हैं। अब तो ये मिट भी नहीं रहे हैं सरकार। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अब हड़प्पा सभ्यता का हमने सैंधव लिपि भी पढ़ लिया है। अब सैंधव लिपि के बाद या फिर कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के माप बाट या सैंधव सभ्यता के माप बाट, ठीक है। सैंधव सभ्यता के माप बाट, ठीक है। तो लिख लीजिए हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता में माप बाट प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता से माप बाट प्राप्त हुए हैं
जिससे ये पता चलता है कि वो माप बाट प्रणाली से परिचित थे। जिससे ये पता चलता है कि वे माप बाट प्रणाली से परिचित थे। ठीक है। इनका जो माप बाप प्रणाली था वह 16 के गुरज में था। इनका माप बाप प्रणाली, इनका माप बाट प्रणाली 16 के गुरज में था। ठीक है। परिवर्ती भारत में गुरज में था। ठीक है। परिवर्ती मतलब परिवर्तन के बाद अब की बात की जा रही है। परिवर्ती भारत में भी 16 आना बराबर 1 रुपया। ठीक है। आज भी कहते हैं 16 आना बात सही है। ठीक है। मतलब 16 आना मतलब 1 रुपये में पूरा 1 रुपया बात जो है सही है। ठीक है। तो समझ में आई बात कि 16 आना बराबर 1 रुपया। वो आज से नहीं, वो हड़प्पा सभ्यता से चला आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी भी करते हैं, जैसे दाह संस्कार करते हैं। ठीक है। मुस्लिम लोग जो दफनाने का कार्य करते हैं। ठीक है। पूर्ण समाधिकरण जिसे मैंने बताया था, आंशिक समाधिकरण बताया था। उसके बाद जो मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं लेकिन मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है। 16 आना बराबर 1 रुपया। परिवर्ती भारत में भी 16 आना बराबर 1 रुपया। आगे भी लिख लेते हैं। धनात्मक, नीचे से लिखते हैं, धनात्मक चकमक मतलब चमकदार, धनात्मक चमकदार बाट। ठीक है। चकमक के बाट लिख लेना। चकमक के बाट द्विभाजक दी सही से लिख दे रहा हूँ, नहीं शायद दिख रहा हूँ। द्विभाजक प्रणाली, धनात्मक चकमक के बाट द्विभाजक प्रणाली और दशमलव से ये परिचित थे। और दशमलव प्रणाली से परिचित थे या ज्ञान था कि बाट द्विभाजक प्रणाली और दशमलव प्रणाली से का ज्ञान था, का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से सीप निर्मित और लोथल से हाथी दांत निर्मित स्केल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो से सीप निर्मित और लोथल से हाथी दांत निर्मित स्केल प्राप्त हुए हैं। ये भी लिख लीजिए इसमें। मोहनजोदड़ो से सीप निर्मित तथा लोथल से
लोथल से हाथी दांत निर्मित स्केल प्राप्त हुए हैं। स्केल प्राप्त हुए हैं। नीचे आ जाएगा, देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और लिख लीजिए इसी में, हड़प्पा से तांबे का इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। इनका जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली से हुआ करता था। जैसे कि हम जो है कोई वस्तु उनको देते थे तो वो जो है उसके बदले हमें वो वस्तु देते थे। ठीक है, नीचे लिखा जाएगा तो लिख देते हैं। चलिए, एक दो लाइन आ सकता है। इनका व्यापार, एक एक नंबर डाल के यहाँ से लिख देते हैं। 1 नंबर, चलो इसी में आ गया। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यहाँ से लिखते हैं। इनका व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। ठीक है, सिक्के का कोई भी प्रचलन नहीं था। सिक्के का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, सिक्के का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। और यहीं पे लिख लो, लोथल से फारस की मोहर प्राप्त हुई है। फारस मतलब, फारस उस टाइम का ईरान हुआ करता था। ठीक है, ईरान की मोहर प्राप्त हुई है या फारस की मोहर प्राप्त हुई है। लोथल से, ये भी इम्पोर्टेंट है, लोथल से फारस, उस टाइम का ईरान लिख लेना यहाँ पे, फारस की मोहर प्राप्त हुई है। ठीक है, इतना हो गया। फिर दूसरे वाले चैप्टर में चलते हैं। देख लीजिए, आ रहा है तो एक आध लाइन और लिखना चाहो तो। नहीं, ये फिट है इतना, बहुत बढ़िया। अब ये तो हड़प्पा सभ्यता का माप बाट हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का योगदान क्या था? तो मिटा रहे हैं, आगे चलते हैं। फिर आप रोक के लिख लीजिएगा। अब हड़प्पा सभ्यता का योगदान, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। अब देख के रोक के लिख लीजिएगा, बहुत सारा भी लिखाना है इसमें।
आज हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरीके से बता देना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का योगदान या सैंधव सभ्यता का इस सभ्यता का इतना योगदान है, ठीक है, कि ये सभ्यता ही क्या है हमारे लिए, इस सभ्यता से जो है हम एकदम जुड़े हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है ये हमें एक संस्कृति प्रदान करती है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए जो जलाने की हमारी संस्कृति है, दाह संस्कार है, वो हमने हड़प्पा से ही चला आ रहा है। जो हमारा मूर्ति पूजन है, जो हम भोले बाबा या फिर आदि शिव जिसे कहा है मार्शल जी ने, उनकी पूजा या काली माता की पूजा, जो हमें चित्र मिले हैं ये उस समय से ही हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो हमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में सबसे पहले तो जानना चाहिए, ठीक है। तो एक तरफ संस्कृत लिखते हैं, सॉरी सभ्यता पहले लिखते हैं क्योंकि सभ्यता के बाद संस्कृत आती है। सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। जो सभ्यता होती है ये भौतिक प्रतिमानों पर डिपेंड करती है। भौतिक प्रतिमानों जैसे ये कलम हो गया, ये हो गया मार्का, तो ये मार्का जो है क्या है, ये मार्का भौतिक है, बना हुआ है, ठीक है। इसकी एक लिमिट है, बाध्य है ये कि इसमें स्याही डालना पड़ेगा तभी ये चलेगा, ठीक है। इसका ये एक वस्तु है, जो भी वस्तु होगी ये समझ लेना वो सभ्यता से जुड़ी हुई है, ठीक है। और जैसे ये कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हो गया, मेरा क्या है, ये कर्म है, ठीक है। ये हमारी संस्कृति है कि भाई टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। तो जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो संस्कृत के अंतर्गत आता है। लेकिन जो अमूल्य होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, वो संस्कृत होती है। और जो संस्कृत होती है ना, वो पहली चीज़ तो ये होता है कि संस्कृत आंतरिक प्रतिमानों पे होती है, ठीक है, अभौतिक होती है, अमूल्य होती है। तो सभ्यता में लिख लो भौतिक प्रतिमान, भौतिक प्रतिमान और अभौतिक प्रतिमान। संस्कृत जो होती है अभौतिक प्रतिमान, ठीक है। ये बाध्य प्रतिमान होता है, बाध्य प्रतिमान, और ये आंतरिक होता है, आंतरिक प्रतिमान, अंदर से बातें होती हैं, आंतरिक प्रतिमान। जो जितनी भी वस्तु होती हैं वो सब सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। वस्तुएं जो होती हैं वो सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। और उनका जो मूल्य होता है, विश्वास का मूल्य, किसका मूल्य होता है, विश्वास मूल्य का, मूल्य का। जो विश्वास होता है वो क्या होता है, मूल्य होता है। आंतरिक जो हम प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं या जो भी करते हैं, पैर छूते हैं, वो क्या है, हमारी संस्कृति है, ठीक है। उसमें पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। अब भौतिक चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें अभौतिक हैं वो क्या है, संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। और जो भी चीज़ें भौतिक हैं वो सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। या फिर बाध्य चीज़ें जो हैं सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। और आंतरिक चीज़ें बाहरी चीज़ें बाह्य प्रतिमान जो होते हैं वो जो सभ्यता होते हैं। और जो आंतरिक होता है, जो हमारे अंदर होता है, वो क्या होता है, संस्कृत होती है। सभ्यता से ही संस्कृत का जन्म होता है, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता ने ही हमें एक संस्कृति दी है। हड़प्पा सभ्यता ने हमें एक संस्कृति दी है।
संस्कृति दी है। देख लो, हड़प्पा सभ्यता से ही ये चीज़ें जो हैं हम जो आज कर रहे हैं, ये हड़प्पा सभ्यता से ही 3500 ईसा पूर्व, ठीक है। या बहुत लोगों ने उसे, मैंने बताया है कि कुछ विद्वानों ने 2350 से 1750 कहा है, कुछ विद्वानों ने 2500 से 1750 कहा है, कुछ विद्वानों ने 3500 से 1500 कहा है, ठीक है। तो मैंने 6-7 विद्वानों की राय बताई है, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा किस विद्वानों ने क्या कहा था, ठीक। तो ये हो गया हमारा योगदान, ठीक है। हड़प्पा यही हमारा वो योगदान है कि वो चीज़ें आज भी हम कर रहे हैं, उसका इतना ज़्यादा योगदान है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आगे चलते हैं, इसे मिटाते हैं। अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन, फिर ठीक है, फिर उसका कारण भी जान लेते हैं पतन का, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन आप लोगों ने देख लिया, इसे मिटाते हैं। कोई ज़्यादा खास नहीं था ये योगदान, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी था कि इसी सभ्यता से आज तक हम इसी सभ्यता से जुड़े हैं। इसी सभ्यता की जो जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वो उस समय से चली आ रही है, तो अब वो संस्कृति बन चुकी है, ठीक है। वो सभ्यता अब क्या हो गई, हमारे लिए संस्कृति हो गई है। हड़प्पा सभ्यता का हेडिंग डालिए पतन। अच्छा, ये इतनी अच्छी अगर सभ्यता थी तो उसका पतन क्यों हुआ, ये भी जानते हैं आज। हड़प्पा सभ्यता का पतन, ठीक है। पहले तो हम जान लेते हैं कि इसके पतन का कारण विद्वानों ने क्या क्या बताया है, कि ये किस तरह से इसका पतन हुआ होगा। विद्वानों की राय देख लेते हैं। तो पहले गार्डन चाइल्ड, ठीक है, लिख लो, अब लिख ही लेते हैं पहले। गार्डन चाइल्ड महोदय, ठीक है। और इनके साथ थे मार्टिमर विलर, और स्टुअर्ट पीगेट महोदय जी ने क्या कहा है कि इसका विनाश बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण के कारण हुआ है। क्या हुआ है, बाह्य आक्रमण, ठीक है। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर विलर और स्टुअर्ट पीगेट महोदय जी ने कहा है कि ये बाह्य आक्रमण हुआ है इस सभ्यता पे और ये सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। बाह्य आक्रमण किसने कहा है, याद रखिएगा, गार्डन चाइल्ड महोदय, मार्टिमर विलर और स्टुअर्ट पीगेट महोदय ने कहा है कि बाह्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, ठीक है। एक एक नंबर डाल के लिखते जा रहा हूं। दूसरा, आरएल स्टीन और अमलानंद घोष जी ने क्या कहा है, इसके पतन का कारण क्या है। आरएल स्टीन और अमलानंद घोष ने कहा है क्या, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन हुआ और जो है इस सभ्यता का पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन, जल और वायु परिवर्तित हो गए और जो है इस सभ्यता का जो है पतन हो गया। ये किसने कहा था, आरएल स्टीन और अमलानंद घोष जी ने ये बात कही थी। तीसरा, सर जॉन मार्शल, ठीक है, और मैके SR राव, ठीक है, ने कहा है बाढ़
एवं अन्य प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। मार्शल मैके और एस.आर. राव जी ने क्या कहा है कि बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण हड़प्पा सभ्यता का जो है, या सैंधव सभ्यता का, या सिंधु घाटी सभ्यता का, या सिंधु सरस्वती नदी घाटी का, या फिर मातृ प्रधान सभ्यता का, इतने नाम हैं इसके, याद रखिएगा। जो पतन हुआ है, मार्शल मैके और राय जी ने कहा है कि बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदेशी व्यापार में आर्थिक दुर्बलता या फिर गतिरोध, यहाँ विदेशी व्यापार में गतिरोध, आर्थिक दुर्बलता प्रायः सभी विद्वानों ने कहा, ठीक है। विदेशी व्यापार में आर्थिक दुर्बलता, जो ये विदेश से व्यापार कर रहे थे, इसमें क्या हुआ कि इसमें गिरावट आई, ठीक है। क्या हुआ, ये शब्द सभी विद्वानों ने कहे हैं, अपने अपने मत में सबने कहा है कि, सभी ने कहा है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार था, इसमें क्या है, गिरावट आ गई, बहुत तेज़ी से लोग यहाँ आना बंद कर दिए, या फिर रोड खराब हो गए होंगे, या जो भी रहा हो। लेकिन ये शब्द सभी विद्वानों ने कहा है कि भैया विदेशी व्यापार में दुर्बलता के कारण जो है इस सभ्यता का जो है पतन हुआ है, ये सभी विद्वानों ने कहा है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। आगे चलते हैं। पांचवा, अदृश्य गाज या भौतिक रसायन, रासायनिक लिखो, रसायन नहीं, भौतिक रासायनिक विस्फोट के कारण इस सभ्यता का जो है पतन हो गया, ठीक है। तो ये किसने कहा था, एम मिदित्री देव जी ने, ठीक है। मिदित्री देव जी ने कहा है ये, ठीक है। अदृश्य गाज मतलब एक बैग ऊपर से कुछ गिर जाए, ठीक है, या फिर भौतिक रासायनिक विस्फोट। भौतिक रासायनिक विस्फोट मतलब समझ रहे हो, कोई केमिकल जो है अंदर मिला होगा और उससे विस्फोट हुआ होगा, या फिर गाज निकला हो, अदृश्य गाज जो दिखाई न दिया हो, और ये जो है पूरा छाप लिया हो। ये किसका कहना है, एम मिदित्री देव, याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अदृश्य गाज के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये किसने कहा, एम मिदित्री देव जी ने। या फिर कहेगा कि भौतिक रासायनिक विस्फोट के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये किसने कहा है, तो मिदित्री देव जी ने कहा है, ठीक है। छठवां लिख लीजिए, भारी जल प्लावन, भारी जल पलावन, ये किसने कहा है, दयाराम साहनी जी ने। दयाराम साहनी, मुझे सुनने में आया था, मेरे सर ने कहा था एम.आर. साहनी जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, एम.आर. साहनी जी ने, सर ने बताया था। तो एम का मतलब तो कुछ और होता है, यहाँ पे डी.आर. साहनी होना चाहिए था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे एम.आर. साहनी लिखिएगा, क्योंकि मैं ये अभी क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सर ने यहाँ पे एम.आर. साहनी बताया था, लेकिन मेरे हिसाब से
ये दयाराम साहनी होना चाहिए। ठीक है। भारी जल प्लावन, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जल की बरसात हुई हो और यहाँ पूरा जल मग्न हो गया हो, इस कारण जो है इस सभ्यता का पतन हो गया। ये किसने कहा? M.R. साहनी जी ने। ठीक है। 7वां नंबर, नदियों के मार्ग परिवर्तन। नदियों के मार्ग परिवर्तन, नदियों के मार्ग परिवर्तन हुए और इस सभ्यता का पतन हो गया। ये किसने कहा? ये कहा था माधव स्वरूप वत्स जी ने। क्या? किसने? माधव स्वरूप वत्स तथा H.T. लैम्ब्रिक, H.T. लैम्ब्रिक जी ने ये कहा है। ठीक है। एक और नीचे लिख लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से ही डालो भाई। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन में क्या हुआ कि मलेरिया महामारी आई और सभी का पतन हो गया। ये किसने कहा था? ये कैनेडी जी ने कहा था। कैनेडी महोदय जी ने कहा था कि इस सभ्यता में जो है क्या हुआ, एक महामारी आई मलेरिया के नाम से और जो है सबका क्या हो गया, सभी लोगों का पतन हो गया। ठीक है। तो ये था हमारा जो हमारे विद्वानों ने कहा है इस सभ्यता के पतन का भी कारण। अभी मैंने बताया है कि कितने लोगों ने क्या कहा है, किस तरह से इस सभ्यता का जो है पतन हुआ, वो सारे विद्वानों की जो राय थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। ऐसे 8 लोगों ने मतलब 8 बताया है, लेकिन हैं काफ़ी विद्वान इसमें। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण जान लेते हैं। ये तो हड़प्पा सभ्यता, तो ये जो विद्वानों की मत थी वो हमने बताया था। तो इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ी सी स्याही डाल ली जाए, आपको साफ सुथरा एकदम दिख रहा होगा। जितनी आप मेहनत करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर ही होगा। मैं हर एक चीज़ को आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, उसमें कोई जो है कहीं पे भी आपको फंसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, अपने तरफ से ही कुछ नहीं छोड़ता मैं चाहता हूँ वो सारी चीज़ें आपको पता हो। ठीक है। तो अब मिटाते हैं, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का जो कारण था वो उन्नत भौतिक, ठीक है, या फिर नगरीय प्रतिमानों का नष्ट हो जाना। ठीक है। लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं, आपको बढ़िया समझ में आएगी। हर एक चीज़ है इसमें, ये समझ लीजिए जो बता रहा हूँ उसके बाहर से आप किसी परीक्षा में बैठेंगे, इसके बाहर से तो आएगा ही नहीं कुछ। इतना जान लीजिए, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जो हम पढ़ रहे हैं ये थोड़ा लॉन्ग मेथड पढ़ रहे हैं। आप मेंस की भी तैयारी के लिए भी बताया जा रहा है, ये प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। ठीक है। आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि आप जो है कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आप उस क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन तरीके से जवाब दे सको। आपकी चीज़ें पहले से पता रहें कि ये पतन है क्या। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का तात्पर्य लिखिए।
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का तात्पर्य है सभ्यता के उन्नत भौतिक मतलब समझ रहे हो। भौतिक का मतलब जो चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ें क्या है, भौतिक में आती हैं। उन्नत भौतिक या फिर नगरीय लिख लो, नगरीय प्रतिमानों का नष्ट हो जाना। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण था, उसका ये विकासशील थे। हड़प्पा सभ्यता इतना विकासशील सभ्यता थी कि सोच सकते हैं कि उस सभ्यता से हम आज तक उसी सभ्यता पे जीते हुए आ रहे हैं, इतनी वो बेहतर सभ्यता थी। ठीक है। तो क्या हुआ कि वो सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। तो बहुत सारे कारण रहे होंगे, क्योंकि एक कारण से तो किसी सभ्यता का जो है पतन नहीं हो सकता। पतन का मतलब कि ये नहीं होता कि वो पूरी तरह नष्ट हो गया, नहीं, नष्ट तो हुआ ही नहीं, वो हम आज तक कर रहे हैं तो वो चीज़ें नष्ट नहीं हुई। कह रहा है नगरीय प्रतिमानों का नष्ट हो जाना, मतलब जो हमारे पास व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं शायद ख़त्म हो गई हों, और इस वजह से ये सभ्यता नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई होगी। तो लिखना चाहिए, थोड़ा सा और लिख लीजिए। सैंधव सभ्यता का पतन का कोई एक निश्चित कारण नहीं रहा होगा। सैंधव सभ्यता के पतन का कोई एक कारण निसंदेह नहीं रहा होगा। अपितु अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण रहे होंगे। अपितु अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण रहे होंगे। अलग अलग संसाधन भी लिख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण रहे होंगे, अलग अलग संसाधन रहे होंगे। ठीक है। सही अर्थों में सभ्यता का पतन उसके उन्नत भौतिक या फिर नगरीय प्रतिमानों का नष्ट हो जाना ही रहा होगा। सभ्यता का पतन उन्नत भौतिक या नगरीय प्रतिमानों में, मतलब उनके जो संसाधन थे जिससे ये विकासशील हुए थे, वो प्रतिमान जो है, उनके जो संसाधन थे, वो संसाधन की कमी हो गई होगी। प्रतिमानों में कमी के कारण नगरीय
सभ्यता, नगरीय सभ्यता क्या हो गई होगी, ग्रामीणी सभ्यता में बदल गई होगी। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता से ग्रामीणी सभ्यता, सभ्यता में बदल गई होगी, थोड़ा एक स्ट्रक्चर भी बना लेता हूँ यहीं पे। थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि आ रहा है कि नहीं ये। हाँ बढ़िया आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो इससे पहले फंस ना जाओ भाई। अब समझ में आई कहानी। ये जो है, ये यहाँ पे ये है ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता ये है, ठीक है। तो ग्रामीण सभ्यता क्या हुआ, जैसे कि हम पत्थर उत्थर का उपयोग किए तो ये पाषाण काल में चले गए। इसके बाद क्या किया हमने, थोड़ा सा और किया तो ये आद्य नगरी सभ्यता, यहाँ लिख सकते हो आद्य नगरी सभ्यता। यहाँ से ये क्या हुई, उन्नत या फिर नगरीय सभ्यता लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया नगरीय, ठीक है, सभ्यता। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, ये ऊपर तक चढ़ गए, ठीक है। ऊपर चढ़ने के बाद यही थोड़ी होता है कि जो ऊपर बैठ गया है हमेशा ऊपर ही बैठेगा, ठीक है। अब एक बार भाई आप पहुँच गए हो कोशिश करके, तो उसे आप बरकरार रखने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे इस टाइम अमेरिका है, ठीक है, अपनी उन्नत वही चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे बताई है, उन्नत भौतिक या नगरी प्रतिमान जो है उसके बड़े इस टाइम चरम सीमा पे हैं। तो ऐसी सभ्यता थी। तो यहाँ से जो है ये सभ्यता क्या हुई, धीरे से जो है इसके जो है संसाधन नष्ट हुए और ये धीरे से जो है उतरी। यहाँ पे देखो ये फिर से आद्य नगरी से आद्य ग्रामीणी कह सकते हो, क्योंकि ग्रामीण, ठीक है। यहाँ से फिर ये फिर से वही नीचे आ रहा है, तो ये फिर से यहाँ ग्रामीण सभ्यता हो गई, ठीक है। फिर से ये ग्रामीण सभ्यता हो गई। इधर आप लिख सकते हो सभ्यता के उन्नत का विकास, ठीक है। इधर क्या है, सभ्यता के विकास दिखाया गया है कि इधर धीरे धीरे ग्रामीण से ये फिर क्या हुआ, पाषाण में पहुंचे, फिर आद्य नगरी सभ्यता पहुंची, फिर ये नगरी सभ्यता हो गई। और नगरी सभ्यता के बाद देखो यहाँ पे क्या है, उन्नत तत्वों का ह्रास। यहाँ पे लिख लेना इस वाले पे, उन्नत तत्वों का ह्रास, ठीक है। ये गिरावट आई है इधर, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, इसलिए सभ्यता के उन्नत का विकास हुआ है। और इधर जो है सभ्यता जो है नीचे चली गई है, तो सभ्यता का क्या हुआ है, ह्रास हो गया है। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ये हड़प्पा सभ्यता आज पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आशा है कि आप लोग जो है मेहनत से वीडियो को देखे होंगे, आपको वीडियो भी अच्छी लगेगी। वीडियो में हर एक चीज़ को बताया गया है, बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की गई है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करवाइए, क्योंकि जब तक आप पूरा ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में चीज़ें पूरी तरीके से नहीं आएंगी। अब अगर मेंस में उसने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण लिख दिया, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण तो कम से कम 10 लाइन तो आप अब लिख ही सकते हो, 10 से 15 लाइन 20 लाइन तो लिख ही सकते हो, और बेहतर तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका कारण क्या रहा होगा, कारण यही रहा हो गया कि इसके संसाधन जो है, संसाधन में कमी आई होगी,
सभ्यता का पतन का कारण ये नहीं होता कि सभ्यता ही पूरी नष्ट हो गई, नहीं। उस सभ्यता, नगरी सभ्यता थी, ठीक है। नगरी से वो ग्रामीण में हो गई, मतलब वहाँ के जो मनुष्य थे वो थोड़ी गाज छूमंतर हो गए, उनका भी पतन हो गया, नहीं। वो आलसी हो गए होंगे, ये भी तो हो सकता है कि वो आलसी हो गए हों और काम करने वो सोच रहे हों कि मेरे पास बहुत हो गया है, इकट्ठा कर लिए हों, और धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा और धीरे धीरे ये आलसी हो गए और काम भी नहीं हो रहा होगा, और ये नगरी से फिर ग्रामीण में आ गए। तो इसके बाद हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, जो हमारी ग्रामीणी सभ्यता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। स्टेटस भी लगा दीजिएगा व्हाट्सएप पे कुछ लोग। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय।